हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में बात कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने कहा था कि देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन जिनको हमें पढ़ना है। और हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर घट जाना व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इनटू अ वॉलेटाइल लिक्विड। और उसका फॉर्मूला भी लिखा था, जाते जाते हमने ये फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू n अपॉन n प्लस कैपिटल N और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस वाज द फॉर्मूला एज पर राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ, और इसे कहा था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर when a non-volatile solute is mixed into the volatile liquid is equal to the mole fraction of solute। चाहो तो इस बात को दोबारा फिर लिख लो। तो लिखो according to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure when a non-volatile solute is mixed in a volatile liquid to form solution is equal to mole fraction of solute। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद भी रखें स्टेटमेंट्स को। देखो क्या बात कही जा रही है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन अ वॉलेटाइल लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ये है RLVP। अच्छा, न्यूमेरिकल्स चाहो तो इससे सॉल्व कर लो, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक बेटर मेथड है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, इसको उल्टा कर लो। तो उल्टा करोगे तो क्या बन गया? पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन प्लस कैपिटल N अपॉन N। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कैपिटल N अपॉन N। अब एक काम करो, 1 घटा दो इसमें से भी 1 घटाना पड़ेगा। फिर जरा 1 घटाना तो क्या हो गया? 1 से ये 1 कैंसिल, यहां भी घटाया है तो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N स्मॉल n। पी एस से पी एस कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर मैं देखना चाहूं तो देखो ये क्या बन गया, उल्टा कर दो इसको। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। मैंने इसी इक्वेशन को एडजस्ट करके लिखा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। अच्छा, पहली बात तो ये RLVP नहीं है, नॉट RLVP, ये RLVP नहीं है। RLVP क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जो लोअरिंग है दैट इज कॉल्ड RLVP। दिस इज नॉट RLVP। ये तो मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, तो यूजफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एक यूजफुल तरीका है, आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज में ला सकते हैं। तो ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि कोई शुगर या सॉल्ट आप अगर पानी में या किसी वॉलेटाइल लिक्विड में मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। इसका लॉजिक हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सरफेस एरिया पर शुगर या सॉल्ट के जब मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन ऑफ द वाटर और द वॉलेटाइल लिक्विड वो घट जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर घट चुका होगा। अच्छा, आप चाहो तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लो। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको मोलैलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, पी नॉट क्या था?
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, पीएस क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर वुड बी इक्वल टू व्हाट, इसको लिख दो मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास, वो ऊपर चला गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 से और डिवाइड कर दो, लो हो गया। तो यहां भी 1000 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बताओ ये कौन है, ढूंढ के बताओ कौन, अरे कौन है ये, दिस इज मोलैलिटी। सो फॉर्मूला आ गया मोलैलिटी स्मॉल m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर मोलैलिटी दी हो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वरना तो डेफिनेशन से तो आप हमेशा सॉल्व कर ही सकते हो। सो लाइक दैट क्वेश्चंस विल बी देयर। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, ये भी लगा सकते हो, बट ये और ये एक ही बात है। तो यू शुड यूज दिस फॉर्मूले वेयर m इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी। तो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट, सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप पहले से नोट कर लो तो मैं इसे हटा देता हूं। गाइज टेक अप वन क्वेश्चन ऑन इट। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि 24 ग्राम यूरिया एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर मिक्स्ड इन, मान लो क्वेश्चन में ऐसे कह दें, इन 200 ml ऑफ लिक्विड वाटर to form solution. Find vapor pressure of solution if vapor pressure of pure water at given temperature is, मान लो 25 टॉर। भाई ये है सवाल, बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, प्योर वाटर का एट द गिवन टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट 25 टॉर वेपर प्रेशर है। आपने उसमें 24 ग्राम यूरिया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिक्स कर दिए 200 ml ऑफ वाटर में। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कैसे जरा देखना। तो P0 माइनस PS अपॉन PS ले लो नीचे, तो छोटा n अपॉन बड़ा n, छोटा n कौन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बड़ा n कौन, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। रखो वैल्यूज, 25 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दोनों के जोड़ लो तो 24 अपॉन यूरिया 60 होता है, प्लस 18 अपॉन मोलर मास 180 हो गया, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 200 ml, 200 ग्राम ही हो गया। वाटर की डेंसिटी की जरूरत पड़े तो क्या मान के चलते हो, 1 ग्राम पर ml अपॉन 18, ये होगा मोल। ये भी मोल ही है। अब जरा देख लो 25 बटा PS इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो गया 6.4, ये हो गया 0.1, 0.5 इंटू 18 अपॉन 200, तो 200 और ये 9। कैलकुलेशन एक बार स्वयं चेक कर लेना, तो 209 अपॉन 200। तो यहां से जरा सॉल्व करोगे तो PS की वैल्यू कितनी आ गई, 25 इंटू 200 अपॉन 209। अब कर लेना सॉल्व, जो भी आएगा। टॉर, ऑब्वियसली दिस PS इज लेस देन P0, 25 से तो कम ही आएगा। 200 अपॉन 209 इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली घट गया, तो घटना ही था, जब भी तो बोल रहे हैं लोअरिंग। लोअरिंग मीन्स घट जाना, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो वी कैन कैलकुलेट, दिस आर द सिंपल फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। नोट कर लें इसको। इसके बाद अब बात करेंगे हम, एक बात ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे कि ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनका एक मेन चीफ पर्पस है टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
इनका मेन पर्पस होता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल यूज भी है इसका, एंड देयरफॉर ऑल द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। कैसे मेजर करते हैं, कैसे बात करनी है आगे, पहले ये एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे की बात कहेंगे। राइट, इसको हटा देते हैं। तो लिखो वो स्टेटमेंट एज ए नोट करके, ऑल द 4 colligative properties of liquid solution can be experimentally measured. And for dilute solution we can determine molar mass of solute. सुन लो क्या बात कर रहे हैं। All the 4 colligative properties of the liquid solution can be experimentally measured, and for solution we can determine molar mass of solute. तो solute के molar mass को हम find out कर सकते हैं। मेन पर्पज ये होता है, the chief purpose of measuring colligative property is to determine the molar mass of solute. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो देखो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। चैप्टर का नाम था लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया, गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ पढ़ लिया। अच्छा, हेनरीज लॉ में एक छोटी सी बात रह गई थी वहां बताने से, मैं अभी बता दूंगा, मुझे अभी याद आया बोलते बोलते कि हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस नहीं पढ़े हैं हमने। एप्लीकेशंस में 2 पॉइंट्स हैं, बस 2 पॉइंट बताने हैं, बट मैं अभी बताऊंगा। तो हेनरीज लॉ, और तीसरा था सॉलिड इन लिक्विड, दैट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स आर मिक्स्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल। तो चलो इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कैसे करते हैं RLVP को, वो थोड़ा बाद में, थोड़ा पुराना पोर्शन। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं अगले 5-7 मिनट, आप चाहो तो वो हेनरीज लॉ में लिख लेना, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ में लिख लेना, पार्ट ऑफ हेनरीज लॉ लिखवा रहा हूं, पार्ट ऑफ, ये यहां खत्म हो गया। हेनरीज लॉ क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, पहला एप्लीकेशन तो यही है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, थम्स अप, कोका कोला, ये एग्जांपल तो मैंने पहले दिया भी था। थम्स अप, कोका कोला या सोडा की बॉटल्स होती हैं, जब इसको बॉटल को ढक्कन को ओपन करते हैं तो एफर्वेसेंसेस के साथ, फिशिंग साउंड के साथ वेपर्स आती हैं, थ्रिलिंग प्रोड्यूस करता है। वो होता कैसे है? वो आप जब बॉटलिंग कर रहे होते हो तो बॉटलिंग के दौरान जब ढक्कन बंद कर रहे होते हैं प्लांट के अंदर, कोका कोला या पेप्सी कंपनी में, तो वी मेंटेन हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है लिक्विड के अंदर, कोला के अंदर, कोका कोला के अंदर हाई प्रेशर पर। और जैसे ढक्कन खोलोगे तो बाहर का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर है, जैसे प्रेशर कम होगा तो दोज एक्स्ट्रा डिजॉल्व्ड गैस ऑफ CO2 विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। थम्स अप वो बताया था मैंने, तो लिखें हायर प्रेशर ऑफ CO2 इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। और सोडा, तो सोडा की बॉटल्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा बॉटल्स, तो सोडा बॉटल्स और सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में हायर प्रेशर ऑफ CO2 इज मेंटेन फॉर हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोका कोला या पेप्सी, कुछ भी। सो लाइक दैट, इसे पहला एप्लीकेशन तो ये था।
दूसरा एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिकम्प्रेशन प्रॉब्लम कहलाती है या बैंड्स की प्रॉब्लम कहलाती है इन स्क्यूबा डाइवर्स। तो लिखेंगे इन स्क्यूबा डाइवर्स, ये एनसीईआरटी में अच्छे से लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। इन स्क्यूबा डाइवर्स इन ब्रीदिंग एयर of scuba divers, N2 of air is diluted with helium gas as solubility of helium is lesser in blood tissues and hence less pain in joints while coming towards surface from deep water. प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स, डिकम्प्रेशन। लिख लो पूरी बात, पहले लिखो पूरी बात, मैं समझाता हूं। ये पॉइंट्स हमारा रह गया था, अब यहां एक बात डिस्कस कर लें। लिखो पूरी बात। पहला पॉइंट तो ये हम समझा चुके हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में या सोडा की जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा मेंटेन करते हैं, सो दैट मोर CO2 इज डिजॉल्व, ताकि जब बॉटल ओपन करें तो बाहर का प्रेशर कम होने के कारण CO2 जो ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व हो गई थी वो जब बाहर आए तो इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंसेस और एक थ्रिलिंग फीलिंग इज अटेन्ड। दूसरा था इन ब्रीदिंग एयर ऑफ स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स जो पानी की गोताखोर, हिंदी में बोलते हैं गोताखोर, गोता लगाते हैं ना पानी में, तो जो पानी के अंदर एक्सप्लोरेशन पर्पसेस के लिए या स्पोर्ट्स पर्पसेस के लिए पानी के अंदर गहरा जाते हैं, वो अब पानी के अंदर एयर तो लेके जानी पड़ेगी सांस लेने के लिए। अरे सांस तो लेना ही पड़ेगा ना जिंदा रहने के लिए। मछलियाँ जिंदा रह सकती हैं विदाउट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो इंसान को तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं, बांध करके एकदम किट होती है पूरी, उसमें एयर होती है, बट वो एयर नॉर्मल एयर नहीं होती जो हम अभी सूंघ रहे हैं या सांस ले रहे हैं। दैट एयर इज डाइल्यूटेड विद द हीलियम गैस एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द हीलियम is lesser in blood or tissues and hence less pain is in the joints while coming towards the surface while from deep water. This is the problem of bends or decompression. क्या होता है सुन लो पहले। अब स्कूबा डाइवर है, हंसी खुशी एकदम सिलेंडर लिया और पानी के अंदर जा रहा है। अब जैसे जैसे पानी के अंदर नीचे जाएगा गहरा तो उस पर वाटर हेड भी लगेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो आप जानते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ जाती है लिक्विड्स में। लिक्विड कौन सा? ब्लड एंड टिश्यूज। अब खून के अंदर ब्लड, ऑक्सीजन तो होना जरूरी है, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा खून के अंदर तो जिंदा नहीं रह सकता व्यक्ति। जब भी तो सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, दैट ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन अवर ब्लड, जो कि चाहिए होती है। तो जितना गहरा पानी में जाते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है उसके ऊपर, तो O2 और N2 की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजे में जा रहा वो तो नीचे गया, बट जब वो नीचे से ऊपर तो आएगा ना, नीचे ही थोड़ी रहेगा, ऊपर भी आएगा ही। तो जब वो ऊपर आता है तो ऊपर आएगा तो धीरे धीरे प्रेशर घटेगा, वाटर हेड डिक्रीजिंग, और जब प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गहरा जाने पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर घुल गई थी ब्लड के अंदर, अब वो जब ऊपर आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा जो एयर थी वो डिसोल्यूशन कम हो गया, वो बबल्स के फॉर्म में इट फ्लोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम और इन टिश्यूज, और जहां जहां जॉइंट्स होते हैं वहां टक्कर मारते हैं वो, एंड क्रिएट्स एक्सक्रूशिएटिंग पेन और डीप पेन इनटू द जॉइंट्स ऑफ स्क्यूबा डाइवर्स। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है प्रॉब्लम ऑफ बेंड्स और डिकम्प्रेशन। डिकम्प्रेशन ही हुआ है ये। तो वो जो बबल्स होते हैं एयर के जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं
तो जब बबल्स रन करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज, दे कॉज हैवी पेन व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द जॉइंट्स। तो इस पेन को कम करने के लिए क्या करते हैं? ब्रीदिंग एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। सम नाइट्रोजन की परसेंटेज को घटा करके हीलियम की परसेंटेज, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है, और जब हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है तो हीलियम के बबल्स भी कम बनेंगे प्रेशर कम होने पर, और बबल्स कम बनेंगे तो पेन भी कम होगा। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ बैंड्स? स्क्यूबा डाइवर्स व्हाइल गोइंग डीप नो प्रॉब्लम, व्हाइल कमिंग अप they feel the pain because of the bubbles running into the bloodstream. How to avoid this problem or reduce this problem? Breathing air is diluted with helium gas. याद रखना है, this is an important point. तो ये था पुराना कुछ हीलियम हेनरीज लॉ रह गया था। अब मुद्दे पे आ जाओ वापस। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और हमने ये भी कहा कि सभी की सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं, और उनका चीफ पर्पस, मेन पर्पस होता है टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए, हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर। लेट अस फाइंड आउट हाउ एक्सपेरिमेंटली वी मेजर्ड। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। तो लिखो हेडिंग, ये पहले नोट कर लो, मैं हटा देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन of RLVP, and this method is called Ostwald and Walker method. This is called Ostwald and Walker method. क्या है ये मेथड? लेट अस टेक एक पानी पी लेते जरा। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड, एक डायग्राम बना लो। Ostwald and Walker method like this. बनाते जाओ मेरे साथ साथ डायग्राम। ये डायग्राम है, ये ड्राई एयर पास हुई, एंड दिस इज ए वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट।
ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर PS है एंड PS इज लेस देन P0। ये प्योर सॉल्वेंट है, मान लो वाटर ही ले लिया, H2O लिक्विड, इसका वेपर प्रेशर P0 है, ये डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेट H2SO4 वी कैन फिल, और मान लो एनहाइड्रस CaCl2 और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। एनहाइड्रस CuSO4 व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर्ड। एंड कंसंट्रेट H2SO4 इज ए वेरी फेमस वेल नोन डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस, इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर को या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और यहां से फिर ड्राई एयर पास हो गई। दिस इज ऑल्सो द ड्राई एयर। ये लिक्विड सॉल्यूशन था जिसका वेपर प्रेशर PS है एंड PS इज लेस देन P0। ये प्योर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर P0 है, वाटर ही भर लिया, और ये मॉइस्ट एयर गई यहां पर, एंड दिस इज ऑल्सो द मॉइस्ट एयर, बट ये ड्राई एयर है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो क्या करते हैं कि ड्राई एयर मीन्स व्हाट, नो मॉइस्चर इन इट। तो कौन सी, ये वाली जो रूम के अंदर एयर है ये वाली नहीं, इसमें तो मॉइस्चर है। हम जहां रह रहे हैं हवा में उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारी स्किन सर्वाइव नहीं कर सकती, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। DRY है, थोड़ी सी मॉइस्चर कम है, स्किन पे भी डिपेंड करता है, बट दिस इज मॉइस्ट एयर। यहां मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, वी हैव पास्ड द ड्राई एयर इनटू द सॉल्यूशन। तो पहले ड्राई एयर को लिक्विड सॉल्यूशन से पास कराया, और ये वॉलेटाइल लिक्विड है, पानी है इसमें जिसका वेपर प्रेशर PS है। ये सॉल्यूशन शुगर या सॉल्ट का है, तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, तो कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो कि नॉन वॉलेटाइल दिए हुए हैं, नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें मिला दिया हमने, सॉल्यूशन बन गया। अब ड्राई एयर पास कराओ तो ड्राई एयर मॉइस्ट हो जाएगी। तो देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ड्राई एयर कि जब किसी वॉलेटाइल लिक्विड से पास कराते हैं ड्राई एयर को तो इट बिकम्स मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर आ जाती है इसके अंदर, और जब मॉइस्चर आ जाएगी तो यहां से जो ड्राई एयर गई, भाई ड्राई एयर को इस लिक्विड से पास कराया, मॉइस्चर खाया पिया इसने, और ये मॉइस्ट एयर हो गई, इसमें मॉइस्चर भी आ गई, और यहां से और पास कराया और मॉइस्चर हो गई इसमें, क्यों, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ये भी मॉइस्ट एयर है, और जितनी भी मॉइस्चर थी ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, वापस ड्राई एयर गई। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन उसी पॉइंट पर बेस्ड हैं कि जब किसी ड्राई एयर को किसी वॉलेटाइल लिक्विड से पास कराते हैं तो उसके मास में कमी आती है, किसके मास में, एयर के मास में नहीं, लिक्विड के मास में, एंड दैट मास लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। सुनो क्या बात कर रहे हैं, जब ड्राई एयर किसी वॉलेटाइल लिक्विड से पास कराते हैं तो ड्राई एयर मॉइस्ट हो जाती है, मॉइस्चर आ गया अगर पानी वाला है तो, नहीं तो उसकी वेपर साथ में चल जाती हैं और लिक्विड के मास में कमी आती है। मास लॉस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर। जितने ज्यादा वॉलेटाइल होगा ये लिक्विड, ड्राई एयर पास कराने पर इसका मास लॉस उतना ही ज्यादा होगा। जितना लिखो पहले ये वाला स्टेटमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, तो 5 स्टार रेटिंग उसको दे सकते हो आप। तो ये डायग्राम तो मैं बना रहने देता हूं, ऊपर से ये हटा के और तब ये स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। क्या इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, when dry air is passed into a volatile liquid, when dry air is passed into a volatile liquid, there occurs a mass loss in liquid।
तो देयर अकर्स ए मास लॉस इन लिक्विड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to vapor pressure of liquid। सुन लो क्या बात कह दी हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When dry air is passed into a volatile liquid, there occurs a mass loss in the liquid which is directly proportional to the vapor pressure of the liquid। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो ड्राई एयर है, अल्कोहल मोस्ट वॉलेटाइल है, मतलब मोर वॉलेटाइल है वाटर से। ड्राई एयर को अल्कोहल से पास करवाया तो अल्कोहल का मास लॉस ज्यादा होगा। छोड़ो अल्कोहल को, हटाओ अल्कोहल। फिर ड्राई एयर ली, वाटर से पास कराया तो वाटर ये ड्राई एयर मॉइस्ट हो जाएगी तो वाटर में भी मास कमी होगी, मास लॉस होगा। बट वाटर का मास लॉस जो होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू द मास लॉस इन अल्कोहल। क्यों? बिकॉज अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर। अच्छा, यदि कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है उससे ड्राई एयर को पास कराओ तो कोई मास लॉस नहीं होगा, तो कोई मास लॉस नहीं होगा। जैसे लोहे का पाइप है, आयरन पाइप, उससे ड्राई एयर पास कराओ, ड्राई एयर ही निकल के जाएगी। ऐसा थोड़ी कि लोहे के पार्टिकल भी साथ चलते चल ना। अरे ड्राई एयर को अगर एक लोहे के पाइप से पास कराओगे तो ऐसा थोड़ी कि लोहे के पार्टिकल्स, आयरन पार्टिकल्स आल्सो विल गो अलोंग विद इट। नो, बिकॉज आयरन इज नॉन वॉलेटाइल। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? व्हेन ड्राई एयर इज पास्ड इनटू ए वॉलेटाइल लिक्विड, there occurs a mass loss in the liquid and that mass loss is directly proportional to its vapor pressure। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि when dry air is passed into the volatile liquid, there occurs a mass loss in the liquid which is directly proportional to the vapor pressure of liquid। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राई एयर को जब सॉल्यूशन से पास करवाया जिसका वेपर प्रेशर PS था, तो व्हाट इज द मास लॉस इन द सॉल्यूशन बल्ब और सॉल्यूशन वेसल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS। एक काम करें, इस बात को लिख लेते हैं, यहां लिख लेता हूं, ये हटा दूं, ये लिख लिया होगा आपने, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यही लिख लेते हैं। तो क्या बोलोगे? मास लॉस इन सॉल्यूशन बल्ब और सॉल्यूशन वेसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS। मास लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब, सॉल्वेंट बल्ब कौन सा? ये वाला प्योर सॉल्वेंट, इसमें मास लॉस कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 ना, P0 ना। अरे PS के बराबर का मॉइस्चर तो ये एयर खा के आई है। इस एयर में ये सैचुरेटेड एयर है, मॉइस्ट एयर इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू PS। PS के बराबर का मॉइस्चर तो ये खा के आई है। कितना और मॉइस्चर खा लेगी ये? P0 माइनस PS, बिकॉज दिस इज मोर वॉलेटाइल। समझ लो बात को। ड्राई एयर को पास कराया, लेस वॉलेटाइल लिक्विड है, प्योर वाटर इज मोर वॉलेटाइल। यहां से मॉइस्चर निकल के गई, PS के बराबर का मॉइस्चर खा लिया। कितना मॉइस्चर खा लिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PS। अभी ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड से पास करा रहे हैं तो कितना मास लॉस और होगा यहां पर? P0 माइनस PS, क्योंकि PS के बराबर का मॉइस्चर तो वो खा चुकी है। तो व्हाट एक्स्ट्रा मास लॉस विल बी देयर? P0 माइनस PS। P0 माइनस PS। सर ये समझ में ना आया। अरे तो सुन ले दोबारा। देखो यहां पर ड्राई एयर डायरेक्टली पास कराते बाहर से, डायरेक्टली इस वॉलेटाइल लिक्विड से या वाटर से पास कराते तो मास लॉस कितना होता? P0 के प्रोपोर्शनल। अरे भैया डायरेक्टली ड्राई एयर पास कराई नहीं, मॉइस्ट एयर पास कराई है और उसमें मॉइस्चर PS के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो कितना और स्कोप है मॉइस्चर का? P0 माइनस PS। तो वही तो कहा है, P0 माइनस PS। ड्राई एयर डायरेक्टली पास कराते तो मास लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता? प्योर सॉल्वेंट में या वाटर में? P0 के प्रोपोर्शनल। बट PS के बराबर मॉइस्चर तो उसमें ऑलरेडी थी, अब यहां से वो गई है तो नाउ दिस इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू P0। जितना मॉइस्चर खा पी के आई है सारा मॉइस्चर यहां दे दिया उसने, और फिर ड्राई एयर निकल गई। इसका मतलब जो मास गेन होगा इन द सॉल्यूशन बल्ब, तो एक तरीके से मास गेन, सॉल्यूशन बल्ब नहीं डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस, तो मास गेन in dehydrant is directly proportional to what? इन दोनों का मास लॉस सारा ये खा पी गया। कितना? PS प्लस P0 माइनस PS। तो PS से PS तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0।
हमें क्या चाहिए, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऊपर वाली लाइन हटा देते हैं, उसके बाद लिख लेंगे वहां पर, वैसे यही लिख सकते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो P0 इसके प्रोपोर्शनल हुआ, माइनस PS ये ले लो, मास लॉस इन द, एक काम कर लो, बल्कि P0 माइनस PS तो पता ही है, मास लॉस इन द सॉल्वेंट बल्ब, P0 माइनस PS अपॉन P0। तो P0 माइनस PS कितना हो गया, मास लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब अपॉन मास गेन इन डिहाइड्रेंट। मास गेन इन डिहाइड्रेंट आ गई है वैल्यू, और आपको पता है P0 माइनस PS किसके बराबर है, N अपॉन N प्लस कैपिटल N। इसी इक्वेशन को अब मैं ये डायग्राम हटा देता हूं। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। इसी को यहां ले लो, तो क्या बोलोगे, P0 माइनस PS अपॉन P0, ये RLVP हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू मास लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब अपॉन मास गेन इन डिहाइड्रेंट, जैसे H2SO4 कंसेंट्रेट H2SO4, मास गेन इन डिहाइड्रेंट, एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। तो स्मॉल n मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस कैपिटल N मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल w कौन है, वेयर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M कौन है, M कौन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी को फाइंड आउट करना है, कैन बी डिटरमिन्ड, कैन बी डिटरमिन्ड, सो दिस कैन बी डिटरमिन्ड। यही तो पर्पस था। तो यहां से वी कैन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। देख लो भैया कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था, एक ही स्टेटमेंट पे पूरा ये टिका हुआ है। व्हाट, when dry air is passed into the volatile liquid there occurs a mass loss and that is directly proportional to its vapor pressure। इसी के ऊपर ये हमने बात की है। ये था ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP। RLVP की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से कर लिया, वहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हमने डिटरमिन कर लिया। यही चीफ पर्पस है फॉर एक्सपेरिमेंटली मेजरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये थी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर, कौन सा कॉन्सेप्ट, RLVP वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला, कि ड्राई एयर को जब किसी वोलेटाइल लिक्विड से पास करते हैं तो मास लॉस होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर। इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन इज ऑल्सो 5 स्टार रेटेड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने आप ये नोट करो, मैं पानी पी लूं जरा। इसको हटा देते हैं हम। नाउ लेट अस टेक वन क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलो मान लो सिंबॉलिक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जेईई एडवांस्ड के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट वन। मान लो ये ड्राई एयर पास करवा रहे हैं, ये वॉलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, यहां कोई देख लेंगे अभी एक्वस सॉल्यूशन। ये मान लो यहां से ये निकला,
मान लो ये बल्ब ए है, बी है, सी है, ऑल एक्वस सॉल्यूशंस, ऑल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, सभी एक्वस सॉल्यूशन है, मान लो ग्लूकोज, ऑल आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज ए बी सी। तो कंसंट्रेशन C1, कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन C3 मोल पर लीटर। मान लो इनके वेपर प्रेशर P1 है सॉल्यूशन का, P2 है, P3 है, या PA PB PC कह दो, PA PB PC, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन ऐसा कहे कि ये ड्राई एयर पास करवाई, ड्राई एयर को जो पास करवाया तो मास लॉस या मास गेन कुछ ऐसा दिया, ए के अंदर मास लॉस मान लो यहां दिया हुआ है 2 ग्राम मास लॉस, यहां बी में दिया हुआ है जब वो एयर यहां से मॉइस्ट होकर के आई, जब पास कराया तो 1 ग्राम मास गेन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जब यहां से पास कराया तो फिर फर्दर मास लॉस ऑफ 1.5 ग्राम, ये यहां से मॉइस्ट एयर ही गई है, ड्राई नहीं गई। अब ड्रायर से थोड़ी पास कराया, डिहाइड्रेंट थोड़ी यूज कर रहे हैं, तो वो मॉइस्ट एयर है। ये सवाल है और क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर, कौन कंपेयर C1 C2 C3 PA PB PC, ये क्वेश्चन है। सुन लो, देख लो, समझ लो, सवाल सॉल्व करो। 3 बल्ब हैं ABC, तीनों में एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, कंसंट्रेशन तीनों की अलग अलग है C1 C2 C3। मान लो इनके वेपर प्रेशर हैं PA PB PC, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली तीनों में वेपर प्रेशर जो है वो प्योर वाटर से तो कम ही होंगे क्योंकि ग्लूकोज इज ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ड्राई एयर को पास कराया तो पहले वाले ए में, सॉल्यूशन ए में 2 ग्राम का मास लॉस हुआ, दूसरे वाले से पास करवाया जब उस मॉइस्ट एयर को तो 1 ग्राम का मास गेन हुआ, लॉस नहीं गेन हुआ, गेन। और उसको जब पास कराया थर्ड वाले सॉल्यूशन से तो मास लॉस ऑफ 1.5 ग्राम इज ऑब्जर्व्ड। तो बताओ कंपैरिजन करना है C1 C2 C3 PA PB PC। सुन लो आप, देखो इस क्वेश्चन को, यहां ड्राई एयर पास करो, ड्राई एयर केवल यहां पास हुई, ये ड्राई एयर नहीं है, ये ड्राई एयर नहीं है। ड्राई एयर के रेस्पेक्ट में करो, फाइंड आउट जरा, देखो तो अगर ड्राई एयर पास करवाई है यहां तो मास लॉस कितना हुआ 2 ग्राम, तो इसका मतलब यहां मास लॉस 2 ग्राम लॉस हुआ है, राइट। अब 2 ग्राम खा के गई है, यहां 2 ग्राम खा के गई है, ये एयर मॉइस्ट एयर है, 2 ग्राम ऑलरेडी मॉइस्चर है इसमें, यहां से पास कराई तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम का गेन हो गया इसमें, तो 2 ग्राम में से 1 ग्राम यहां छोड़ दिया और 1 ही ग्राम लेके गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्राई एयर डायरेक्टली पास कराते तो मास लॉस कितना होता 1 ग्राम। तो 1 ग्राम लॉस इफ ड्राई एयर वुड हैव बीन पास्ड। सुन लो क्या बात कह दी, यहीं पे बेहोश हो जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या बात कह रहे हैं, देखो ड्राई एयर तो बस भैया यहीं पास हुई है और ड्राई एयर पास हुई है तो मास लॉस कितना हुआ 2 ग्राम लॉस। बट ये ड्राई एयर नहीं है, 2 ग्राम खा के गई है मॉइस्चर, इस मॉइस्चर में ये मॉइस्ट एयर है, इस मॉइस्ट एयर में 2 ग्राम मॉइस्चर है और जब यहां से निकल के गई तो 1 ही ग्राम लेके गई क्योंकि 1 ग्राम इसका मास बढ़ा दिया, तो 1 ही ग्राम लेके गई है। इसका मतलब ड्राई एयर डायरेक्टली पास कराते तो मास लॉस कितना होता 1 ग्राम होता, तो मास लॉस 1 ग्राम इफ ड्राई एयर वुड हैव बीन पास्ड। अब यहां 1 ग्राम लेके गई है मॉइस्ट एयर, 1 ग्राम, ये 2 ग्राम लेके आई थी, ये 1 ग्राम, 1 ग्राम के साथ साथ 1.5 ग्राम का लॉस और हो गया, 1.5 और 1 2.5, 1 + 1.5। इसका मतलब ड्राई एयर डायरेक्टली पास कराते तो मास लॉस कितना हुआ होता 1.5 + 1 2.5 ग्राम। तो यहां मास लॉस
2.5 ग्राम लॉस होता इफ ड्राई एयर वॉज पास्ड। तो 2.5 ग्राम का लॉस यहां होता। इसका मतलब यह है अगर तीनों सॉल्यूशन में ड्राई एयर पास कराते तो यहां 2 ग्राम का लॉस, यहां 1 ग्राम का लॉस और वो 2.5 ग्राम का लॉस। अब तो आप जानते हो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कहां हुआ भाई? वेपर प्रेशर क्या होता है आपको तो पता है, मास लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। इसका मतलब जहां मास लॉस सबसे ज्यादा हुआ है वहां वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, तो वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट हियर। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू सी की हाईएस्ट है, ए की नेक्स्ट और सबसे कम बी। तो आंसर, पहला आंसर PC इज ग्रेटर देन PA इज ग्रेटर देन PP। आपने पढ़ा तो था कि when dry air is passed through the volatile liquid, mass loss occurs and that is directly proportional to its vapor pressure। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मास लॉस थर्ड वाले सॉल्यूशन में हुआ है 2.5 ग्राम, तो इसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होना चाहिए। अच्छा, वेपर प्रेशर हाईएस्ट है तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ? लोएस्ट। अगर वेपर प्रेशर हाईएस्ट है तो लोअरिंग क्या हो गई भाई? वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। जितनी ज्यादा लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर उतना नीचे जाएगा। इस वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, इन तीनों में सॉल्वेंट से तो कम है बट फिर भी हाईएस्ट है। इसका मतलब लोअरिंग कम है भाई। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 माइनस PS। अगर PS की वैल्यू थोड़ी हाई है तो डेल्टा P या P0 माइनस PS क्या हुआ? हाई। तो यहां पर एक तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन C इज हाईएस्ट, तो लोअरिंग इज लोएस्ट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसके बाद सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे कम है तो C3 इज लोएस्ट देन C1 लेस देन C2। ये आंसर है। सो दीज आर योर आंसर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घर पे एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सॉल्व करो, कॉपी पर लिख करके समझ में आएगी तो फिर यू विल हैव, समझ में आ जाएगा ना। ये जब एक बार पहली बार में आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है। और यदि घर पे 1-2 बार करने के बाद भी जब समझ में आएगा ना तो यू विल हैव द फीलिंग वाओ ग्रेट आई हैव अंडरस्टूड। सो लाइक दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। So this is a wonderful concept. Students, you should understand. थर्ड वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाईएस्ट है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिनिमम है और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो लोअरिंग मिनिमम है तो कंसंट्रेशन में मिनिमम होना चाहिए, तो C3 लेस देन C1 और हाईएस्ट C2। गला भी बैठ गया मेरा, तो इस कॉन्सेप्ट में अक्सर बैठ जाता है, मुझे कई बार बोलना पड़ता है। अब थोड़ा धीमा बोलूंगा मैं। तो ये था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ मूविंग टू द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप एक बार नोट कर लो इसको, मैं हट जाता हूं। Now moving to the second colligative property, elevation in boiling point। हाँ, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक बार एक फेज डायग्राम बनाओ। ये बना चुके हैं, सीख चुके हैं फेज डायग्राम। क्या था फेज डायग्राम? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम फॉर अ गिवन सब्सटेंस। तो फेज डायग्राम देखो कुछ ऐसा था और इसको हम वर्टिकल लाइन ही मान लेते हैं। वैसे तो ये थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, वाटर को सॉल्वेंट ले रहे हैं तो वाटर के लिए ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए, तो इसे वर्टिकल मान लिया। वैसे तो ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, बट वर्टिकली मान लो क्योंकि वो स्लोप
ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, वेपर और गैस, ये प्योर सॉल्वेंट था। ये फेज बाउंड्रीज हैं। अब थोड़ा सा इसमें सॉल्ट या शुगर मिला दो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी एंड वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। इस टाइप से। ये ट्रिपल पॉइंट्स हैं, ट्रिपल पॉइंट भी मूव कर गया। ये सॉल्यूशन है। मान लो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करें, 1 एटमॉस्फेयर, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो जरा समझना ये कौन है। ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये देखो यहां ये हो गया इतना, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी। तो डेल्टा पी यहां पर कौन है, डेल्टा पी इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट और शुगर। तो सॉल्ट या शुगर अगर आपने मिला दिया तो वेपर प्रेशर घट गया। ये है, ये अब इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो गया, देखो नीचे की तरफ, लिक्विड और गैस का। ये है अब इक्विलिब्रियम बाउंड्रीज एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वेपर प्रेशर घट गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अच्छा साथ ही साथ देखो ये क्या था, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है 1 एटमॉस्फेयर लो, किसी भी प्रेशर पर ले लो तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोल दोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहां पर ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नाउ। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ। सो डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन इन freezing point, delta TB is elevation in बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने फेज डायग्राम से इलस्ट्रेट किया कि प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड बाउंड्री शो की है, उसमें शुगर या सॉल्ट मिला दिया तो वेपर प्रेशर घट जाता है और जो इक्विलिब्रियम है वो फेज बाउंड्री नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई यहाँ लिक्विड और गैस के केस में, और ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक दिस वैल्यू, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है, वो घट गया। सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution. So what is elevation in boiling point? So delta TB is the boiling point of solution minus boiling point of solvent. जबकि डेल्टा TF कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना क्योंकि कमी हुई है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, आपने सॉल्ट या शुगर मिला दिया पानी के अंदर, तो पानी की लिक्विड रेंज कहां से कहां तक थी? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर लिक्विड रेंज कहां से कहां तक थी? 0 से लेकर 100 तक। आपने थोड़ा सा उसमें शक्कर मिला दी, उसमें चीनी मिला दी, घोल के शरबत बना दिया, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब वो बॉयल हो सकता है 102 या 103 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया हो 100 से बढ़ के, और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से घट के -2 डिग्री सेल्सियस हो गया हो। तो उसकी लिक्विड लाइफ कहां से कहां तक हो गई अब? तो शरबत जो था, चीनी का जो शरबत है, शुगर सॉल्यूशन है, उसकी लिक्विड रेंज हो गई -2 डिग्री सेल्सियस टू 102 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड लाइफ enhances or increases when a non-volatile solute is mixed into the volatile liquid। तो किसी लिक्विड में आप जब सॉल्ट या शुगर मिलाते हो तो उसकी लिक्विड लाइफ बढ़ जाती है,
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इसीलिए बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। इस बात को यूं भी कह सकते हो आप इसको लॉजिकली समझ भी सकते हो। प्योर वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आपने इसमें शुगर या सॉल्ट मिला दिया, शुगर और सॉल्ट मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर घट गया। और आपको तो बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा पता है, वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर तो अभी भी मान लो 1 एटमॉस्फेयर है और वेपर प्रेशर घट चुका है, तो क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हीट करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू फर्दर हीट इट सो दैट द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एंड बिकम्स अगेन इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, सो द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये यहां से शो करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहीं पे एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशन है। तो एक बार पहले ये नोट कर लो, फिर हम वो डेरिवेशन पढ़ेंगे। हालांकि वो डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बहुत आसान सा है, तो वी विल लर्न। तो ये एक बार लिख लो, तो मैं बाकी आगे की बात कहता हूं। देखो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ सॉल्यूशन। तो जरा देखना रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी, मान लो फेज डायग्राम को फिर लो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। एक काम करो, ये वाला डायग्राम लो, बस ये वर्टिकल था, तो फेज डायग्राम में ये पोर्शन मत लो। एक काम करो, केवल जो लिक्विड और वेपर वाला पोर्शन था वही ले लो, बस ये वाला। ये था सॉल्वेंट, थोड़ा सा शुगर मिलाया, ये बना, और शुगर मिलाया, ये बना। तो ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। ऑब्वियसली सॉल्यूशन 2 इज मोर कॉन्सेंट्रेट देन सॉल्यूशन 1। मान लो एट दिस एक्सटर्नल प्रेशर ये इक्विलिब्रियम बाउंड्री है, यहां पर लिक्विड है और इसके नीचे वेपर है। तो ध्यान दो, हमने वो सब्लिमेशन वाला पोर्शन और मेल्टिंग वाला पोर्शन लिया ही नहीं। देखो, हमने ये वाला पोर्शन लिया है, बस ना ये लिया ना ये लिया, हमने ये वाला पोर्शन लिया, ये वाला कर्व्ड, ये पोर्शन। प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 इज मोर कॉन्सेंट्रेट देन सॉल्यूशन 1। इसको A, B, C, D यहां कट मार रहा है, E। तो जरा देखना, ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P1, ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डेल्टा P2। AD is the lowering in vapor pressure for the solution 1, AE is the lowering in vapor pressure of the solution 2, this is delta TB1, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, एंड दिस इज डेल्टा TB2, हमेशा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम सेगमेंट BD और सेगमेंट CE को हम लीनियर मान लेते हैं, तो इसको हटा देंगे। आप डेरिवेशन बहुत आसान है, समझें
और नहीं समझना चाहते हैं कोई बात नहीं, फॉर्मूला जब आएगा उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन segment BD and CE are taken linear, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट काफी स्मॉल होते हैं इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सेगमेंट BD और CE को लीनियर मान लिया, तो एक तरीके से सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो सिमिलर triangles con ABD and ACE, similar triangles ABD ACE are there। तो जरा क्या कह सकते हो आप, ये तो कह ही सकते हो कि AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC। बताओ AD कौन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो सोल्यूशन 1 डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। साफ दिखाई पड़ता है। वी कैन से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। So this is elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure, और lowering in vapor pressure का फॉर्मूला राउल्स लॉ से आप ऑब्टेन कर चुके हो। तो बस यहाँ से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं ये ऊपर की 2-3 लाइनें हटा दूं, यहाँ तक की बात लिख लो जरा। इस डायग्राम से बस मुझे ये कहना था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यहां तक की बात लिख लो पहले। तो बस यहां से क्या बात बोल दें, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं बाद में बोल देंगे, चलो अब डेल्टा P मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या बोलते हो, N अपॉन N प्लस कैपिटल N, N मच लेस देन N बोल दो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन और इग्नोर कर दो, इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाता है। तो P0 माइनस PS को ऐसा लिख दो कैपिटल N अप्रॉक्सीमेटली अपॉन कैपिटल N इंटू P0। इसको ये लिख दो डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू यहां आ गया मोलर, ये वेट अपॉन सॉल्वेंट अपॉन 1000 और यहां आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये कैसे एडजस्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले किया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो ऊपर पहुंच गया और 1000 से डिवाइड कर दिया यहां और यहां इनटू P0। ये क्या है, मोलैलिटी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000 इनटू P0। अब जरा ध्यान दो, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है फॉर द गिवन सॉल्वेंट। दिस टर्म इज कांस्टेंट फॉर द गिवन सॉल्वेंट M सॉल्वेंट इंटू P0 अपॉन 1000। तो ये कांस्टेंट है फॉर द गिवन सॉल्वेंट। अब जब ये गिवन सॉल्वेंट के लिए भाई वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर वाटर पे डिपेंडेंट है। अगर सॉल्वेंट फिक्स कर दिया और टेम्परेचर फिक्स कर दिया एट ए गिवन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, मोलर मास तो हमेशा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसका मतलब डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यहीं से फॉर्मूला आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। ये है फॉर्मूला।
यहां तक की बात लिखो, मैं उस डायग्राम को हटाए थे, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो लिखो यहां तक की बात कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, यही फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। नोट इट डाउन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, सुन लो यहां, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलैलिटी, वेयर एम इज मोलैलिटी of solution and Kb is called ebullioscopic कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक का मतलब डीलिंग विद द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से संबंधित चीजें होती हैं, उसे बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल, क्योंकि मोलालिटी आ रहा है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ध्यान दो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये केबी जो होता है ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। एंड यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ केबी इज, ये टेम्परेचर हुआ और ये मोल पर केजी, तो केल्विन किलोग्राम मोल -1 और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल -1। टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है, चाहे केल्विन में लो चाहे सेल्सियस में लो, टेम्परेचर डिफरेंस ही है, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो केल्विन किलोग्राम मोल -1, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल -1, दिस इज द यूनिट ऑफ केबी, मोलालिटी की यूनिट। और केबी थर्मोडायनेमिकली का एक फॉर्मूला और भी है, वो लिखेंगे, पहले यहां तक की बात लिख लो। M इज द मोलालिटी, Kb एक कांस्टेंट है फॉर द सॉल्वेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और यदि नहीं दिया हुआ हो तो थर्मोडायनेमिक्स से हमें इसका फॉर्मूला लिखना होता है। मैं ये लेफ्ट साइड वाला क्लीन कर देता हूं। अच्छा, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स Kb is equal to R TB square upon 1000 into LV. This is also a useful formula. कभी कभी Kb क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता, और नहीं दिया हुआ हो तो फिर वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले कौन क्या है, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, in Kelvin, and what is LV? Latent heat of vaporization of solvent. सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है इन जूल पर ग्राम और कैलोरीज पर ग्राम। पर ग्राम का ध्यान रखना, स्टूडेंट्स नहीं ध्यान रखते। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में यही अंतर है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल लेते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम लेते हैं। तो याद रखें एलवी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, where delta H vaporization is molar enthalpy of vaporization. Molar enthalpy of vaporization,
तो LV पर ग्राम लेंगे, अगर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ होगा तो LV को ऑब्टेन करने के लिए क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड कर लोगे। अच्छा R की वैल्यू कौन सी लें सर, अरे वो तो डिपेंड करता है LV। अगर LV आपने जूल में लिया है तो 8.314, LV अगर आपने कैलोरीज में लिया है तो यू कैन टेक 2 कैलोरीज। तो R की वैल्यूज तो पता होती हैं आपको, 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1 और अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरीज मोल -1 केल्विन -1। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। LV हमने बता दिया, LV में सावधान रहें, पर ग्राम, कॉशियस, सावधान। तो ये फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूले हुए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, वेयर डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यदि KB क्वेश्चन में ना दिया हो तो वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। डेटा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में तो दिया हुआ होगा ही। जैसे ये 2 फॉर्मूले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, एग्जैक्टली 2 और फॉर्मूले हैं फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उन्हें भी यही कवर कर लेते हैं। यहां तक की बात लिखो तो फिर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूले भी यहां लिखता हूं। तो यहाँ पर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर है, डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। तो देखो फॉर्मूले क्या हुए, डेल्टा TF, जैसे डेल्टा TB था वहां डेल्टा TF, जहां KB था वहां KF इंटू मोलैलिटी, वेयर KF इज कॉल्ड cryoscopic constant, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल। ध्यान दो, मोलल, मोलर नहीं, मोलैलिटी आ रहा ना, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, एलिवेशन नहीं है इस बार, घट रहा है ना, डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, क्रायोस्कोपिक का मतलब समथिंग डीलिंग विद द लोअर टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर घट रहा है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो घटने को, टेम्परेचर घटने को बोलते हैं हम क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग दैट डील्स विद the equipments and the substance at the very low temperatures. क्रायोजेनिक इंजन होता है इन GSLV एंड रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स जितने होते हैं जो इस इंडियन स्पेस या नासा यूज़ करता है फॉर सेंडिंग रॉकेट्स इनटू द स्पेस। तो अपर स्टेज या थर्ड स्टेज जनरली जो होती है वो क्रायोजेनिक स्टेज होती है, जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो जनरली लो टेम्परेचर से डील करने वाले सब्जेक्ट को बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यूनिट, अगेन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट केल्विन, किलोग्राम, मोल -1 और डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, mole -1. So these are the units of KF. Property of solvent है, solute से कोई लेना देना नहीं है। For a given temperature, the value of KF will be constant for the given solvent. And from thermodynamics, अगर KF की वैल्यू ना दी हो तो we have to find out like this. From thermodynamics, क्या बोलेंगे? KF would be equal to R, TB की जगह TF स्क्वायर अपॉन 1000, क्या था वहां LV, तो यहां क्या हो गया LF, where TF is freezing point of solvent in Kelvin
and LF is latent heat of fusion, where LF is latent heat of fusion in कैलोरीज पर ग्राम और जूल पर ग्राम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एलवी की बात की थी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। तो कैलोरीज पर ग्राम और जूल पर ग्राम, ये पर ग्राम का ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलोरीज पर ग्राम, जूल पर ग्राम। सो लाइक दैट यू विल से आर की यूनिट उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से एलएफ है। तो केएफ की जरूरत पड़ती है तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में केएफ की डायरेक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है, एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलैलिटी एंड दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था वो हमेशा याद रखना, भूलना मत। डेल्टा टीएफ क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये थी दो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी अभी बाकी है, कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर, वो थोड़ा बाद में बात करेंगे। चलो एक आध क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेट अस टेक वन सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। पहले नोट कर लो, फिर मैं हटाता हूं इसको। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ, मान लो ऐसे बोल दें कि कुछ ऐसे ले लो जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट शब्द का मीनिंग क्या है? मतलब वो आयनों में नहीं टूट रहा। इसकी इंपॉर्टेंस नेक्स्ट लेक्चर में दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता था, तो फिर कुछ एक और टर्म आएगा वॉन टॉप फैक्टर, वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी इस क्वेश्चन पे रुको। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इफ 0.3 मोल ऑफ द नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन, मान लो कुछ 900 क्यों, मान लो 90 भी नहीं, मान लो 270 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर। मान लो ये क्वेश्चन हो, कर लो सॉल्व। के बी ऑफ वाटर मान लो दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल माइनस 1, मान लो ये है। करियो तो क्वेश्चन को। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इफ 0.3 मोल, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो कि हमें फाइंड आउट करना है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। पानी ले रहे हैं, देख लो कहाँ वाटर है, तो वाटर इज सॉल्वेंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मानते हुए क्या ले लेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस एंड शुड बी इक्वल टू व्हाट? केबी 0.52 into molality of solution, number of moles of solute 0.3 है, upon mass of the moles of the solvent, moles नहीं, क्या लेना था? mass of the solvent 270 ग्राम, तो 0.27 kg मोल पर kg।
अब यहीं से जरा टी भी कैलकुलेट करो, तो थोड़ी सी गुणा भाग तो करनी पड़ेगी। वुड बी इक्वल टू 100 प्लस ये 30 कर लो इसको, तो 3 9 10 10/9 तो 5.2 अपॉन 9, तो 100 प्लस 9 45 4 5 और 2 7 9 8 72 अप्रॉक्सीमेटली 0.58, तो 100.58 केल्विन बढ़ गया। देखो तो बढ़ना तो था ही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो तो होना ही था, जब भी तो बोलते हैं प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइज ये था आज हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली 3। हाँ लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस। ये तो बहुत आसान सवाल था, पर ठीक है, आसान जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, दब आते हैं। तो all that we are going to take up in the next video lecture, some more questions and the last colligative property we shall talk about. That's it for now.